हेलो एवरीवन, मेरा नाम इम्तियाज अहमद शेख है और दिस इज द सिक्स्थ सेशन ऑफ वेक्टर्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं। 5 सेशन हम वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट तक पढ़ा था। इस सेशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बट वो स्टार्ट करने से पहले हमें असाइनमेंट्स डिस्कस करने हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको वेक्टर्स असाइनमेंट 2 दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करीबन 9 क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपने ऑलरेडी उसको सॉल्व किया होगा। मेनी ऑफ यू माइट हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। कुछ लोगों को वो चीज गलत भी हुई रहेगी, कुछ एरर एनालिसिस कुछ भी हुआ रहेगा। सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। सो बिफोर यू सी दिस सेशन, एक जरूरी चीज ये है कि अगर आपने वेक्टर्स का सेकंड असाइनमेंट नहीं किया है, सो प्लीज स्टॉप दिस सेशन हियर इटसेल्फ, गो बैक, असाइनमेंट अटेम्प्ट करो, पुराने सारे सेशन देखो, असाइनमेंट अटेम्प्ट करो, गलतियां करो, सही करो, उसके बाद आओ, तब भी ये सेशन फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज सेशन फ्रूटफुल नहीं होगा। सो मैं इस अजम्पशन के साथ चल रहा हूं कि वेक्टर्स का सेकंड असाइनमेंट आप सॉल्व कर चुके हैं। एंड अच्छा, ये असाइनमेंट है कहां पर? जो वेक्टर्स का 5th सेशन हुआ था उसके YouTube के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट करके लिखा हुआ है। वहां पर एक गूगल ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में असाइनमेंट मिल जाएगा। तो चलिए, ये 2 सवाल मैंने बोर्ड पे रख दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, रीड कर लेता हूं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर o विद कांस्टेंट स्पीड v, द चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम a to b इज। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस दे रखा हुआ है r, कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है और पूछा गया है हमसे चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज पूछा गया है। ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी मैंने एकदम ये वेक्टर से पढ़ाया हुआ था। चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया था। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ आएगा, डायरेक्शन चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज चेंज इन डायरेक्शन, दोनों को साथ में कंसीडर करना होगा। इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि यहां पर एक सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा होगा इस तरीके से, और ये सर्कल का सेंटर मान लीजिए O और इसका रेडियस R है। तो ये आपके सर्कल का रेडियस R हो गया। मान लीजिए यहां से उसने शुरू किया, तो जब आपका पार्टिकल यहां पर था तो उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, दिस विल बी वेलोसिटी। इसको मैं बोलूंगा v1 वेक्टर। ये v1 वेक्टर हो गया उसका। अब ये पॉइंट ए से शुरू किया ना उसने, अब वो सर्कल में घूम करके पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। लेट्स से ये पॉइंट बी है, और कितना एंगल ट्रैवल कर लेता है वो? इट एंड्स अप ट्रैवलिंग 40 डिग्री, और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी v2 वेक्टर। अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ये ऐसे इशारा कर रहा है, बट कांस्टेंट स्पीड है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलता हूं 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ और मैं बोलता हूं 50 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, दोनों अलग वेलोसिटी है, बट दोनों का स्पीड सेम है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। पहला 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, द सेकंड इज 50 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट। तो दोनों वेलोसिटीज अलग है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। इसका मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मॉड्यूलस। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब ये जो होगा मेरा, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है। तो यहां पर मुझसे पूछा गया है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड्यूलस, ये हमें निकालना है। अब मैं यहां पर कुछ याद दिलाना चाहता हूं आपको। इसको डायग्रामेटिकली तो कर ही सकते हो, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन द पास्ट, बट मैं इसको अल्जेब्राइकली करना चाहता हूं। एंड हाउ डू आई डू दैट? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जब हम मॉड लिखते हैं तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between वेक्टर a एंड वेक्टर b। और अगर आपको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल पता है तो उस केस में आप a माइनस b कैसे लिखेंगे? a माइनस b का मैग्नीट्यूड हो जाता है अगेन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यहां पर आपका हो जाएगा 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा,
यानी कि आप, या फिर यहां पर आप सीधा लिख सकते हो 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सो इसको हम लिख दिया करते थे -2ab cos ऑफ थीटा, ऐसे हम लिख देते थे। अगेन यहां पर थीटा क्या होगा, थीटा विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हो आप, जैसे -2ab cos थीटा बोल सकते हो, प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हो। उस केस में ये जो 180 माइनस थीटा होगा, दिस विल बी एंगल बिटवीन, ये 180 माइनस थीटा जो है ए और बी का बीच का एंगल नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो आई प्रेफर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये तो मैंने एक अलग रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया है। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द सेकंड रिप्रेजेंटेशन, मैं पहले फॉर्मूला के साथ ही आगे बढ़ूंगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पता है आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए प्लस बी का मैग होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा का अंडर रूट, ए माइनस बी का मैग होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा का अंडर रूट। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। सो आई विल बी यूजिंग दिस एज अ फॉर्मूला हियर। तो यहां पर मैं बकायदा लिख सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1, और यू कैन से v2 v1 cos of theta, where theta is the angle between v2 and v1। तो आपको v2 और v1 के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, तो वो आपको जानने की जरूरत है यहाँ पर। और v2 और v1 के बीच का एंगल क्या होगा, ये आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो, इट शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अब मैं इसको, इतने पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं, आई होप यू रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, मैं रब कर रहा हूं इसको। यहां पर v2 और v1 के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना होता है तो आपको इस बात को इंश्योर करना है दैट दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों वेक्टर को एक दूसरे के पास लेकर आओ, तो अगर इस वेक्टर को स्लाइड करके यहां रख दूं तो ये आपका हो जाएगा v1 वेक्टर और ये आपका हो जाएगा v2 वेक्टर। क्या किया मैंने, v2 वेक्टर को स्लाइड करके यहां रख दिया, अब दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करते हुए दिख रहे हैं। आप इसमें देखोगे देन व्हाट यू आर एबल टू सी इज, ये v2 वेक्टर है ना आपका, एंगल दोनों के बीच का निकालना है ना, निकाल सकते हैं हम लोग एंगल, ऐसा कुछ खास इशू तो नहीं है, बट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, यहीं से निकाल लो। एक काम करो, यहां से ये लाइन एक्सटेंड करो, ऐसे, इस तरह से हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा दैट v1 और v2 के बीच का एंगल ये है, दिस इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 एंड दिस इज थीटा। v1 वेक्टर v2 वेक्टर, उनके बीच का एंगल ये हो गया ना, इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज लाइक अ क्वाड्रिलैटरल ना, ये वाला, ये आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है क्वाड्रिलैटरल आपको, ये 90 डिग्री ऐसे गया और ये 90 डिग्री ऐसे गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री, राइट। अगर ये 90 है 90 तो 180, तो ये दोनों मिलाकर भी 180 होना चाहिए, बिकॉज क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट एंगल का एडिशन 180 होता है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, और अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 40 डिग्री। तो बिकॉज 180 डिग्री होता है ना ये पूरा, तो ये 140 डिग्री, तो ये 40 डिग्री। तो यहां से मुझे पता चला कि हमें जो सॉल्व करना है विच इज अंडर रूट ऑफ v2 और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है, सो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos ऑफ 40, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। इसको मैंने लिख दिया 2v स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 माइनस cos ऑफ 40 समथिंग दैट वी हैव गॉट अंडर रूट 2 रखा, v ऐसे ही रखा, फिर लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 40। डबल एंगल याद करो, डबल एंगल में cos ऑफ 2 फाई कैन बी रिटन एज 2 cos, नहीं, इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, ये मैंने पिछले क्लासेस से पढ़ा रखा हुआ है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर फाई इज नथिंग बट 1 माइनस cos ऑफ 2 फाई। यहां पर आप जो है cos 40, इसको तो आप लिख सकते हो 1 माइनस cos ऑफ 40 कैन बी रिटन एज
2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री ना, बिकॉज 2 फाइव इज इक्वल टू 40, तो फाइव इक्वल टू 20। तो आपने लिख दिया इसको अंडर रूट ऑफ 2v और इसको लिखा अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर 20। तो यहां से सॉल्व करके आपको पता चला अंडर रूट टू, आंसर यहां पर 2 आ गया, v वैसे ही रहा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 20 इज नथिंग बट साइन 20 डिग्री। दिस इज द आंसर। लेट अस चेक व्हिच ऑप्शन हैव वी गॉट टू बी करेक्ट। तो इसके लिए असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं, विच इज ऑप्शन 4, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आप एक काम करिए, वीडियो को क्विकली पॉज करो और इसको नोट करो। हो गया, रब कर रहा हूं। ये भी रबी कर देना, जरूरत है इसकी। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोला हुआ है, 3 वेक्टर्स OA OB OC, OA OB OC have the same magnitude R, okay, they have the same magnitude R, then the sum of these vector has a magnitude। यानी तीनों वेक्टर को, अगर मैं ये 3 वेक्टर दे रखा है, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, तीनों का डायरेक्शन अलग है, OA OB OC अलग अलग डायरेक्शन पे है, इनके बीच का एंगल दे रखा है 45 डिग्री। 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड R है, बट जो है तीनों की डायरेक्शन अलग है। हमें बोला गया है कि तीनों वेक्टर को अगर ऐड करोगे, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, एफर्टलेस क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। ये आपका जो है O है, ये A है, ये आपका जो है O है, ये B है। इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो आपको OA और OB का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ये होगा। मैंने अभी तक OC नहीं लाया, मैं सिर्फ OA और OB ले रहा हूं, तो ये जो है OA और OB का रिजल्टेंट आ जाएगा। ये R है और ये R है, तो ये निकलेगा √2R, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट ना। यहां पर आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो ना, ये 90 डिग्री है ना दोनों के बीच में, दिस इज 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कैसे लिखोगे, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA OB cos ऑफ 90 डिग्री का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट होगा ना दोनों के बीच में, ये तो 0 हो गया, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट विच इज नथिंग बट √2R, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट √2R आ जाएगा। तो यहां से आपको दिखा है रिजल्टेंट है। अब ये एंगल जानने की जरूरत है कि भैया ये एंगल क्या है, व्हाट इज दिस एंगल। बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, देखो ये R है, ये R है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 होना चाहिए, तो यानी कि पता चल गया मुझे कि ये जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि OA और OB का रिजल्टेंट आ गया मुझे √2R, बट अभी OC ऐड करना बाकी है, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको हटाओ। अगर आप देखोगे तो आपका जो OC है जिसकी वैल्यू R है वो इसी लाइन के अलोंग है, यानी एक और वेक्टर यहां पर है एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट R। तो हमें OA और OB ऐड करके √2R आया, लेकिन OC √2R के अलोंग है, तो अगर मैं OA और OB को ऐड करके √2R लेकर आ रहा हूं तो OC √2R के अलोंग है, तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, बिकॉज जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं दे गेट डायरेक्टली एडेड। सो इन दैट केस when you write the value, so इन दोनों को ऐड करने के बाद फाइनली आपको मिलेगा √2R plus R, so the answer is √2 plus 1 into R। Let us check which particular option is correct, and in this case yes, your option 4 is correct, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिनेशन पे ज्यादा सॉल्व किया है, मतलब लिख लिख करके सॉल्व नहीं किया, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा दिमाग को फोर्स करो और इमेजिनेशन से करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो, है ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ दिमाग पे। नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट है, फिर वापस जाओ, दोबारा देखो, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा वेक्टर इज मोर अबाउट इमेजिनेशन, डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होनी चाहिए। इसको फट से कॉपी करो, अगला सवाल करते हैं। चलिए आगे के सवाल करते हैं। जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 किया था। अब मैंने क्या किया है कि बार बार क्वेश्चंस लिखने में वक्त मेरा जाया हो रहा था,
तो मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. Since you are watching this on YouTube, 480 पिक्सल की रेजोल्यूशन से कम में देखोगे तो ये नहीं दिखेगा. सो प्लीज अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को 480 पिक्सल या उससे ज्यादा रखो, तब जाकर के ये आपको दिखाई देंगे. ऑलराइट. और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन देखने में अगर जरा भी दिक्कत महसूस हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपके पास मौजूद है, वो पीडीएफ खोल लो, वो पीडीएफ से रेफर कर लेना. चलिए, मैं यहां पर मैंने सवाल लिखा है, मैं एक एक सवाल सॉल्व करता जाऊंगा और राइट हैंड साइड पे इसकी सोल्यूशन को दिखाता जाऊंगा. तो यहां पर हम लिखने वाले हैं हमारा सोल्यूशन, यहां हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. शुरू करते हैं. मेरा रेड मार्कर कहां चला गया? ये रहा. ओके. नाउ पहला सवाल बोल रखा है कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट यहां पर बोल रखा है, व्हाट डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये हमें नहीं पता. मस्ट बी एडेड, किसको ऐड करना है? 2i माइनस 6j को, ताकि जो नया डिस्प्लेसमेंट आए वो 7 मीटर हो और एक्स एक्सिस के अलोंग हो. यानी कि मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट है 25i माइनस 6j. मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट है 25i माइनस 6j. इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कौन सा नया डिस्प्लेसमेंट ऐड करूं? ये जो s वेक्टर है वो नया डिस्प्लेसमेंट है. तो इस डिस्प्लेसमेंट को, ये 25i माइनस 6j ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट ऐड करूं ताकि जो नया डिस्प्लेसमेंट निकले, यानी ऐड करके जो नया डिस्प्लेसमेंट निकले उसकी वैल्यू 7 मीटर हो और एक्स एक्सिस के अलोंग हो. कोई चीज एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो उसका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप. नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो माइनस आई कैप. यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग यानी आई कैप. सो इट्स गोइंग टू बी 7i कैप. हो गया क्वेश्चन. अब ये पूछा था डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी. अगर मैं सवाल को देख पा रहा हूं तो सवाल वेक्टर में दिया गया है, तो वेक्टर में हमें आंसर देना है. तो यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहां से मुझे पता चल जाएगा दैट एस वेक्टर इज इक्वल टू 7i. इसको इधर ले जाओ. सो माइनस 25i प्लस 6j निकल कर आएगा माइनस 18i प्लस 6j इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ मीटर, एंड विच मेक्स द ऑप्शन सी टू बी करेक्ट. ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया. फट से इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो, अगला सवाल करते हैं. ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा यहां पर एक बात. अगर कोई चीज ना समझ में आए तो सर पकड़ के मत बैठना. इट्स अ वीडियो, यू ऑलवेज हैव द चांस टू गो बैक, रिवाइंड कर सकते हो. अनलाइक लाइफ, यू कैन रिवाइंड द वीडियो. सो रिवाइंड दिस एंड सी इट अगेन. चलिए, ये सवाल हमने कर लिया है. अब 15वां सवाल करते हैं. तो 15th वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग. 15 क्वेश्चन में क्या बोला है? F1 एक फोर्स है, F2 दूसरा फोर्स है, दोनों ही IJK में दे रखा है. राइट. यानी कि मेरे पास F1 एक फोर्स है, F2 दूसरा फोर्स है. ये दोनों फोर्स मिल करके एक बॉडी पे काम कर रहे हैं. ओके, यानी दो फोर्स हैं जो मिल के एक बॉडी पे काम करेंगे. परफेक्टली फाइन. और इसके वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी. डिस्प्लेस मतलब पोजीशन बदल जाएगी. ये बॉडी डिस्प्लेस होती कहां से? इस पोजीशन से इस पोजीशन चली जाती है. यानी कि दो फोर्सेस मिलकर काम करते हैं तो एक बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. व्हाट इज द वर्क डन? अब वर्क डन क्या है? अब ये ऐसा सवाल है जो सवाल जो है थोड़ा बाद में पूछना चाहिए था, बट ठीक है, असाइनमेंट में आ चुका है. वर्क डन एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो यहां पर मैं आपको वर्क डन का फॉर्मूला देने जा रहा हूं. तो उस फॉर्मूला को आपको नोट करना है. ज्यादा सवाल नहीं पूछना है कि सर वर्क डन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वर्क डन क्या होता है ये फिजिक्स के करीबन 6ठे चैप्टर में मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताऊंगा. तो इतना जल्दी नहीं, आज सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, तो उसको याद कर लो. एंड द फॉर्मूला इज, यहां पर बकायदा नोट करके लिखेंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज जब तक आपको नोट नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते. सो वर्क डन बाय अ फोर्स F, यानी अगर आपके पास कोई फोर्स F है तो उसका वर्क डन कितना होगा, तो ऐसे लिखते हैं. सो वर्क डन बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू F डॉट S. अब इसको समझने की कोशिश करो इंडिविजुअल टर्म का मतलब. दिस इज
वर्क डन बाय फोर्स F, यानी आपके पास कोई F फोर्स है, उसका वर्क डन है W. व्हाट इज F? ये F तो आपका फोर्स हो गया ना, एंड व्हाट इज S? ये आपका S हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन बाय फोर्स F. दिस इज वर्क डन बाय फोर्स F, दिस इज द फोर्स F, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यानी F डॉट S इज बेसिकली द वर्क डन इन दिस केस. अब हमें बोला गया है, तो हमें फोर्स पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए. चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं. इस सवाल पे जो फोर्स हमें नहीं पता, बट यहां पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं. क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये दोनों फोर्स ने मिलाकर डिस्प्लेस किया. मिलाकर मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के रिजल्ट जो आया उसने डिस्प्लेस किया. इन दोनों फोर्स को मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स आया उसने डिस्प्लेस किया, और हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पहले फोर्स का और दूसरे फोर्स का एडिशन होगा. पहले फोर्स का और दूसरे फोर्स का एडिशन होगा रिजल्टेंट फोर्स. तो पहला फोर्स लिखो 2I माइनस 3J प्लस 3K. इसको ऐड करो किसके साथ, I प्लस J माइनस 2K. तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल कर आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया 2I प्लस I 3I माइनस 3J प्लस J माइनस 2J प्लस 3K माइनस 2K प्लस K. तो इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया. यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको निकाल चुका हूं. अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो चलिए हमने यहां से फोर्स निकाल लिया, अब हमें निकालने की जरूरत है डिस्प्लेसमेंट. तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्लेसमेंट S, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज प्लेस बदलना, चेंज इन पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन. अगर नहीं पता है तो जान लो, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज, चेंज मतलब डेल्टा, पोजीशन मतलब R. चेंज इन पोजीशन, इसको जानना. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. दिस सिंबल का मतलब होता है चेंज, और इस सिंबल का मतलब होता है पोजीशन. सो दिस इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन. ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आएगा, चेंज इन पोजीशन को हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन देखो, R1 से R2 चला गया, यानी ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया. तो फाइनल आपने लिखा R2 वेक्टर, फाइनल आपने लिखा यहां से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो इस तरह से आपने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर दिया. अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा, यू विल एंड अप सीइंग दैट दिस टर्न्स आउट टू बी R2 वेक्टर यानी कि 7I प्लस 10J प्लस 5K माइनस R1 वेक्टर विच इज I प्लस 2J माइनस 2K. तो यहां से आपको निकल कर आएगा 7I माइनस I इज 6I, 10J माइनस 2J इज प्लस 8J, 5K माइनस माइनस प्लस प्लस 7K. तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट. ये फोर्स न्यूटन में है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में. इस बात पे ध्यान रखना, फोर्स आपका न्यूटन में है और आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर मीटर में है. अब इसको नोट करो, जगह नहीं बची मेरे पास, राइट. तो वी हैव टू नोट दिस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को बाकी सॉल्व करने के लिए. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. ये ध्यान में रखना 6I, तो मैं यहां कोने में लिख देता हूं बिकॉज इसकी जरूरत पड़ने वाली है. यहां लिख देते हैं रिजल्टेंट फोर्स मेरा निकल चुका था, दैट वाज 3I माइनस 2J प्लस K. यूनिट क्या है इसका, यूनिट है इसका न्यूटन. दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल चुका हूं, दैट इज 6I प्लस 8J प्लस 7K. क्या यूनिट है इसका, इसका यूनिट है मीटर. तो अब जो है मैं इसको रब कर रहा हूं, तो इसको प्लीज नोट करो. इसमें जो मैंने रेड में लिखा है ये कंसेप्चुअली मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई हुई चीज है, तो इसको प्लीज नोट करो अच्छे से, है ना. क्वेश्चन से बहुत चीजें सीखने मिलती है, तो ध्यान रखना हमेशा. रब कर रहा हूं.
चलिए अब जो है वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन कितना था, एफ डॉट एस। एफ कितना है मेरे पास, 3i माइनस 2j प्लस के डॉट यहां से 6i प्लस 8j प्लस 7k। यूनिट यहां से ले लो, न्यूटन और मीटर, तो यहां लिख दो न्यूटन मीटर। तो यहां से आपको पता चलेगा 3i डॉट 6i, i डॉट i1 3 इंटू 6 18 प्लस 18। डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आ चुका है, आपको पता है ना, i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है, j डॉट k 0 होता है, j डॉट i 0 होता है, k डॉट j 0 होता है, k डॉट i 0 होता है, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ही काम आएगा। तो i डॉट i मैंने इसको सॉल्व किया, उसके बाद इसको सॉल्व करो, माइनस 2 इंटू 18 माइनस 16 j डॉट j, ये सॉल्व हो गया। k इंटू k डॉट के 1 इंटू 7 7 प्लस 7, और यहां पर कितना है आपका न्यूटन मीटर, ये यूनिट है। तो 18 माइनस 16 2 प्लस 7 9 न्यूटन मीटर। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने 10th में पढ़ा था या 9th में पढ़ा होगा, न्यूटन मीटर मतलब जूल्स होता है, क्योंकि वर्क डन का एसआई यूनिट जूल्स होता है। तो फोर्स एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट, तो वर्क डन भी एसआई यूनिट होगा। सो आपका आंसर आ जाएगा 9 जूल्स। और इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, द आंसर इज ए, आपका ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस 15th क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन को प्लीज एक नहीं 3 बार देखना, ये क्वेश्चन बहुत लर्निंग देकर जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बता रहा है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट, ये टोटल फोर्स लिखना बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना बता रहा है, ये बता रहा है कि न्यूटन मीटर जो है जूल के बराबर होता है। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, बी वेक्टर, इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ओके। और ए वेक्टर अगर ये दे रखा है तो बी वेक्टर क्या होगा, अच्छा ठीक है, यानी कि बी वेक्टर ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है, एंड बी वेक्टर मुझे दे रखा हुआ है, सॉरी ए वेक्टर मुझे दे रखा हुआ है आई प्लस जे। तो बी के बारे में पूछा है, तो पूछा है तो आप डायरेक्टली बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इन्होंने ऑप्शन में बी की वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन चेक करो। अब 16th में ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने बोल रखा हुआ है कि ये फॉलोइंग ऑप्शंस है। ए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है, व्हाट इज दैट फर्स्ट ऑप्शन, आई माइनस जे, ओके। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है माइनस आई प्लस जे, ओके। थर्ड ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है माइनस 2i प्लस 2j, ओके। और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ अबव, यानी ऊपर में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, ये ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन चेक करना है, तो कोई बात नहीं, पहले केस में फर्स्ट वाला चेक करते हैं, बी को मान लो i माइनस जे। तो चलो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, दो चीज परपेंडिकुलर होती है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपने देखा है कि a डॉट b is magnitude of a, magnitude of b, cos of theta, where theta is the angle between a and b. A dot b is magnitude of a, magnitude of b, cos of theta, where theta is the angle between a and b. तो यहां से लिखा जा सकता है that cos of theta, अच्छा ये दे रखा है फॉर्मूला। नाउ इसका डायग्राम कैसा होगा, अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री के बराबर हो गया, देन a is perpendicular to b, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपका a और b वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos ऑफ थीटा हो जाएगा 0, तो यहां से आपको मिलेगा a डॉट b इज इक्वल टू 0। This a dot b equal to 0 will become the condition of perpendicularity of vector a and vector b। प्लीज इसको नोट कर लो, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिर रिपीट करता हूं, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नोट
कर लो, ठीक है। तो ये हमने जान लिया, अब इसको अप्लाई करते चार ऑप्शन में। फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन से लर्निंग डेवलप करना सीखो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके भगना नहीं होता, क्वेश्चन करने के बाद उसमें से लर्निंग विथड्रॉ करो, नोट इट डाउन समवेयर। एवरी क्वेश्चन शुड मेक यू लर्न समथिंग न्यू। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, दो चीज परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो चलो चेक करते हैं। अच्छा, यदि आपका i डॉट जे सॉरी b जो है i माइनस जे होता, तो चेक करते हैं कि इसमें आपका b डॉट ए कितना निकल कर आता। तो निकाल लेते हैं हम लोग। b डॉट ए यहां पर कितना आ रहा है, i माइनस जे डॉट, यहां से लिखो i प्लस जे, कितना निकल कर आ रहा है, i डॉट आई 1 माइनस 1 0। अरे बाप रे, ये तो 90 डिग्री निकला है। b डॉट ए आपका 0 है, तो b डॉट ए 0 आने का मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही दिख रहा है मुझे, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नोट करो, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूं, रब करते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि दूसरे ऑप्शन में क्या होगा। सो सेकेंड ऑप्शन जब मैं चेक करता हूं तो मुझे दिखता है माइनस आई प्लस जे, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो इस केस में बी डॉट ए कितना निकल कर आएगा, बी डॉट ए हो जाएगा, बी वेक्टर लिखा मैंने माइनस आई प्लस जे डॉट, यहां से लिखा मैंने i प्लस जे, i डॉट आई 1 विद अ माइनस साइन माइनस 1, j डॉट जे 1 विद अ प्लस साइन प्लस 1 0। अरे ये भी 90 डिग्री निकल कर आ गया, यानी कि ये भी सही है। बहुत बढ़िया, चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं अभी हम लोग। थर्ड ऑप्शन जब चेक करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड ऑप्शन में माइनस 2i प्लस 2j, मतलब अपना जो b वेक्टर है ना वो, हाँ b वेक्टर जो है माइनस 2i प्लस 2j दे रखा हुआ है। माइनस 2i प्लस 2j में से 2 बाहर निकालो तो माइनस i प्लस j दिख रहा है, ठीक है ना, माइनस i प्लस j दिख रहा है। अब देखो b डॉट a लिखो, तो b को लिखो 2 कॉमन माइनस i प्लस j डॉट a, कितना अपने पास i प्लस j। एक चीज देख रहे हो, माइनस आई प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट यहां पर निकाल चुके हैं और वो 0 आ रहा था, तो ये क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज नथिंग बट 0। यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी सही हो गया। इसका मतलब तीनों में से कोई भी सेटिस्फाइड करेगा, तो सही आंसर है आपका एनी ऑफ दी अबव, ठीक है। चलो इसको नोट करो, नहीं समझे तो रिवाइंड करो, फिर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने 16th वाला अपना क्वेश्चन कर लिया है। अब आ जाते हैं हम 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हुआ है, 17th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो वेक्टर ए है वो है 2i प्लस j प्लस 3k। ये वेक्टर ए की जानकारी है। वेक्टर बी दे रखा हुआ है हमें 7i माइनस 5j माइनस 3k। बोला गया है कि ये दो वेक्टर के बारे में जानकारी दो, कि भाई ये दो वेक्टर के बारे में क्या चीज स्पेशल है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन मुझे बोलता है पैरेलल, दूसरा ऑप्शन मुझे बोलता है परपेंडिकुलर, तीसरा ऑप्शन मुझे कहता है एंटी पैरेलल, और चौथा ऑप्शन मुझे बोलता है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमें पता है, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू 0 मींस परपेंडिकुलर। तो a डॉट बी पहले निकाल कर देखो ना, क्योंकि 3-4 ऑप्शन चेक करने से अच्छा है सबसे आसान वाला ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन चेक कर लो। तो आप लिखते हैं, सेकंड ऑप्शन में चेक कर रहा हूं यहां पर, तो a डॉट बी निकाल कर देखो कितना निकल कर आ रहा है, 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 7i माइनस 5j माइनस 3k, कितना निकल कर आया, 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 5 माइनस 5, 3 इंटू 3 माइनस 9, द आंसर इज 0। अरे बाप रे, ए डॉट बी आपका 0 आ गया। ए डॉट बी 0 का मतलब क्या है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। बट अब दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, एंटी पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर तो मैं आपको बता चुका हूं, पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में मैं यहां पर बता देता हूं। तो इसको नोट करो, फिर मैं अब आपको यहीं पर सिखाने जा रहा हूं
कि दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होते हैं। चलिए नोट करिए, रब कर रहा हूं। तो इस तरह से हमने 17th वाला क्वेश्चन तो कर लिया है, बट मैं यहां पर कुछ पढ़ाने जा रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट है यहां पर। सो अब सोल्यूशन नहीं, अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, किस कंडीशन में वेक्टर्स पैरेलल होंगे। एक चीज ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है। दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दो वेक्टर्स आर पैरेलल व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पैरेललिटी हम बताते कैसे हैं, आप हमेशा लिखो कि यहां पर लिखो that one vector is equal to lambda times another vector। आप लिखिए एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर। अगर ऐसा लिखने में इफ यू गेट इफ लैम्डा टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर आप ऐसा लिखते हैं और ऐसा लिखने की वजह से आप लैम्डा की वैल्यू आपको पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। इसका मतलब दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। ऐसा लिखने से अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। ये हो गया कंडीशन, नोट कर लो। अब मैं कंडीशन लिखाने जा रहा हूं एंटी पैरेलल की, तो प्लीज इसको नोट करो, ठीक है। ये रब करते हैं, अब यहां पर हो जाएगा एंटी पैरेलल। अब जो है हम जानते हैं कंडीशन ऑफ समथिंग टू बी एंटी पैरेलल, कि एंटी पैरेलल कब होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे दिखते हैं कि ये आपका वेक्टर ए है तो ये आपका वेक्टर बी होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैव गॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। तो यहां पर लिखना होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे फिर से एक कोई भी एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर, वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर। और इस केस में अगर आपको लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव मिल गया, अगर आपको लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव मिल गया, देन ये केस हो जाएगा एंटी पैरेलल का, ये केस आपका हो जाएगा एंटी पैरेलल का। तो इस तरीके से आप पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशन लिख लो, इसको पॉज करके नोट करो। अब हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, रब कर रहा हूं। ये दोनों, ये जो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन थी, फिर मैंने आपको पैरेलल का कंडीशन पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको एंटी पैरेलल का कंडीशन पढ़ाया। ये कंडीशन जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लो, बिकॉज ये चीज बहुत काम की है। चलो 18वां सवाल करते हैं, 18 क्वेश्चन। चलो फिर से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है, सोल्यूशन देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बोला है कि भाई हमारे पास P वेक्टर है, Q वेक्टर है, और बोला है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो B का वैल्यू कितना होगा। अरे बहुत अच्छी बात है, तो आसान क्वेश्चन है कि भाई मुझे बोला है P वेक्टर है जो कि 2i प्लस bj प्लस 2k है, और मेरे पास Q वेक्टर है जो कि i प्लस j प्लस k है। बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो B का वैल्यू कितना होगा, यानी ये जो B है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो इतना क्या सोचना है, P डॉट Q बराबर लिख दो 0। P डॉट Q कितना होगा, 2 i डॉट i 1, सो 2 यहां से बचा, J डॉट J 1 प्लस B यहां से बचा, K डॉट K 1, तो यहां से 2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला B इक्वल टू -4, यानी आपका वैल्यू अगर B इक्वल टू -4 होगा तो आपका ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। आपका ऑप्शन 4 मैच कर गया। अगेन डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूं। नेक्स्ट, ये हमने 18th क्वेश्चन सॉल्व किया। 19th क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन में क्या है।
19th क्वेश्चन में बोला है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बोला है कि आपका एक वेक्टर है ये, यानी आपको दे रखा हुआ है कि भाई अपने पास एक वेक्टर है 4i माइनस 3j, तो इससे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा। यानी हमें ऑप्शन में कुछ कुछ वेक्टर दे रखे हैं और बोला है कि इस वेक्टर से परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा। पहला मुझे दे रखा हुआ है 4i प्लस 3j, दूसरा मुझे दे रखा हुआ है 7k, तीसरा मुझे दे रखा हुआ है 6i, और चौथा मुझे दे रखा हुआ है 3i माइनस 4j। तो इस तरीके से मुझे दे रखा है, बोला है कि 4i माइनस 3j से परपेंडिकुलर क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो यार, चलो यहां से डॉट प्रोडक्ट निकालो। 4.4 16 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9, ये निकल कर आ गया हमारा 7 के बराबर। ये तो जीरो नहीं हुआ। i डॉट के 0, j डॉट के 0, ये 0 हो गया, ये ऑप्शन सही है। i डॉट i 1, 6 इंटू 4 24, i डॉट j 0, लेकिन 24 बचा, ये भी नहीं हो सकता। i डॉट i 1, 4 3 12, j डॉट j 1 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12, फिर से 24 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इस केस में करेक्ट हो गया है। तो हम जो है इस सवाल को भी हमने कर लिया। तो काइंडली प्लीज इसका सॉल्यूशन भी आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। चलिए हम पहुंच जाते आखिरी सवाल में। आखिरी सवाल में हमसे पूछा गया है कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर a, और इस वेक्टर की वैल्यू दी गई है 2i प्लस 3j, और बोला गया है इसमें और y एक्सिस में एंगल कितना होगा। व्हाट इज द एंगल a वेक्टर और y एक्सिस में। सी एंगल जो है उसके लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब y एक्सिस और इसके बीच में एंगल कितना है ये हम कैसे निकालेंगे, इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं लिखूं तो पता है किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, ऑलरेडी पता है, बट मैं फिर भी यहां पर नोट करके लिखा रहा हूं। तो फिर से एक नई चीज सीखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालेंगे। लेट से आपके पास वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप करो, एंगल निकालना है ना, करो वेक्टर ए डॉट बी एंड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा ना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ना। दो वेक्टर बना लो, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये आपका वेक्टर ए हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा। तो आप कैसे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे, आप लिखोगे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपका हो गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो काइंडली प्लीज इसको जो है नोट कर लो, इसको जो है नोट कर लो। इसके एप्लीकेशन से हम अपना 20th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको रब कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। सो मुझे पता है कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोला है वेक्टर ए और y एक्सिस के बीच में एंगल निकालो। तो मैंने क्या किया, मैं अपने y एक्सिस को b वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है। तो y एक्सिस को अगर मैं b वेक्टर मान लूं तो y एक्सिस का डायरेक्शन कैसे आता है, j कैप, j कैप ना। 5j कैप कहां पर है, y एक्सिस में। 2j कैप कहां पर है, y एक्सिस में। 3i कैप कहां पर है, y एक्सिस में नहीं, x एक्सिस में। i कैप बोला तो 2j कैप y एक्सिस, 5j कैप y एक्सिस, 10j कैप y एक्सिस, j कैप y एक्सिस। हो क्या रहा है, सब में मैग्नीट्यूड बदला बट डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस। तो आप b वेक्टर को कोई भी y एक्सिस में वेक्टर ले लो। लेट्स से मैं बोलता हूं 3j कैप, मेरी मर्जी, जो बोलना है बोलो, बट जे कैप वाला रखना, y एक्सिस की डायरेक्शन रखना। तो चलो एंगल निकालते हैं। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, यानी 2i प्लस 3j डॉट 3j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, याद होगा ना, ai प्लस bj प्लस ck का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। याद आया, बताया था मैंने वहां पर पोजीशन वेक्टर लिखते वक्त कि ai प्लस bj प्लस ck का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
फिर से रिप्लेस करा रहा हूं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और सी के कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वाई एक्सिस में 3j का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3, i डॉट जे 0, j डॉट जे 1, 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, सो अंडर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर कितना निकला 3 ने इसको 3 बना दिया, तो मुझे मिला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। तो अगर 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 का मतलब मुझे पता होता तो मैं तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेता, लेकिन यहां पर जो है मुझे नहीं पता। ऑप्शन चेक करो कि ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में बोला है, ऑप्शन में tan इनवर्स दिया है, sin इनवर्स दिया है, cos इनवर्स दिया है, तो ये cos थीटा के फॉर्मेट में मैंने लिखा, इसको नोट करो फटाफट। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है तो मैं लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा सा रबी कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दीज। वेल नाइस, तो यहां से मुझे पता चला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13, यानी मेरा वेक्टर, माय वेक्टर वाज दिस वाज वेक्टर A एंड दिस वाज द B वेक्टर, इनके बीच में द एंगल वाज थीटा। cos थीटा मतलब क्या होगा, cos थीटा यानी बगल का अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका cos थीटा हो जाता है। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये आपका दोनों वेक्टर दिखा ना, ये आपको cos थीटा क्या होगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। cos थीटा कहने का मतलब है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 अंडर रूट ऑफ 13, तो ये कितना निकल कर आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो हमें कितना मिलने वाला है, ये दिस विल टर्न आउट टू बी, एक काम करते हैं ना, थोड़ा आसान डायग्राम बना रहा हूं, तुम्हारे लिए चीजें आसान करता हूं, फॉरगेट अबाउट दिस। cos थीटा क्या बोला है, 3 अपॉन अंडर रूट 13 ना, तो एक ट्राइंगल बना लो अपनी मर्जी से, जो मन में आ रहा है बनाओ। चलो ये आपने बड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं, ये मैंने बड़ा सा ट्राइंगल बना लिया, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 13, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, तो 13 माइनस 9 4, और उसका क्या लेना होगा हमें, अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, इट विल टर्न आउट टू बी 2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 13। तो tan थीटा अगर मैं लिखूंगा तो tan थीटा हो जाएगा 2/3, तो अगर इसके हिसाब से आंसर दूं तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 13, और सॉरी 3 बाय अंडर रूट 13, और इसके हिसाब से आंसर दूं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो आप एक काम करो, मैच करके देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। cos वाला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, सो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन बी, यानी कि ये मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर व्हाट वी हैव एग्जैक्टली डन, हमने असाइनमेंट 2 को वन बाय वन हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल तरीके से सॉल्व किया। इन असाइनमेंट के क्वेश्चन से हमने नई लर्निंग डेवलप की है, वो लर्निंग को, इसके सॉल्यूशन को अपने नोट्स में लिखो, इन लर्निंग को अपनी कॉपी में नोट करो जाकर के, वहां स्पेशल पॉइंट्स बनाओ, जो गलतियां तुमने की उन गलतियों को पकड़ने की कोशिश करो। जल्दबाजी में नहीं करना है, धीमे धीमे जाना है। फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं ना, तो सिलेबस पुश नहीं करना है, हमें अपने फाउंडेशन को फॉर्म करने की जरूरत है। तो काइंडली प्लीज जो है एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया तुम भी सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। इनफैक्ट अगर तुमने असाइनमेंट नहीं किया है तो 1 बाय 1 असाइनमेंट सॉल्व करो, उसके बाद आकर के इसका सोल्यूशन देखो, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना, देयर विल बी नो पॉइंट, ठीक है। मैं इस सेशन को यहीं पर रेस्ट करूंगा, अगला सेशन, एक और सेशन लेकर के मैं वेक्टर खत्म करना चाहूंगा, तो मैं आज क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा, बिकॉज हमने ऑलरेडी इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो थोड़ा सा वहां पर हमें स्टेबलाइज करने की जरूरत है। सो आप जो है इसको नोट कर लो, है ना, और पूरा जो भी पेंडिंग आपका बचा हुआ है तो उन सारी चीजों को सॉल्व करो। समय
लेट्स से वेक्टर्स का फर्स्ट सेशन देख रहे हैं, नो इश्यूज, आपने अभी ज्वाइन किया है ना, आप वेक्टर्स का फर्स्ट सेशन देखो, फिर वेक्टर्स का सेकंड सेशन देखो, इस सेशन पे जंप करके मत आ जाना, सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, राइट? सो प्लीज फॉलो दी सीक्वेंस, और जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आप आइए। एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, वी आर प्लानिंग फॉर सम जूम इंटरैक्शन विद ऑल ऑफ यू और पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू। सो आपका एडमिशन जब हुआ है तो वो एडमिशन कोऑर्डिनेटर ने आपको जिसने आपको हमसे कनेक्ट किया था, तो वो एडमिशन कोऑर्डिनेटर इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट कैन बी एनीवन फ्रॉम आवर फैमिली। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड फॉर सम रीजन आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आइदर आई एम बिजी और टाइमिंग हमारे मैच नहीं हो पा रहे, सो प्लीज अपने एडमिशन कोऑर्डिनेटर को अपनी प्रॉब्लम जरूर बता देना। कुछ भी हो सकती है आपकी दिक्कत, अपने एडमिशन कोऑर्डिनेटर को प्रॉब्लम बताना, आपका एडमिशन कोऑर्डिनेटर मुझे वो प्रॉब्लम आकर के बता देगा, एंड देन हम लोग साथ में मिलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, सी यू देन, बाय।